चैप्टर 51। जादूगरों की खोज का कारण बिल्कुल सरल था। अगर मेरे विचार सही हैं, और वह ये पुष्टि करने के लिए था कि दंड क्षेत्र में उसने जो अनुमान लगाया था वह सही था या नहीं। इस बीच सभी शूरवीर उसकी ओर हिंसक रूप से दौड़ने लगे। जिन वू ने शांति से छलांग लगाए और अपने निकटतम शूरवीर के कंधे पर कदम रखा और हवा में उछल गया। इससे उसे एक ही बार में बॉस के कमरे का आंतरिक भाग देखने की अनुमति मिल गई। जादूगर कहाँ है? एक मिला। उससे बहुत दूर नहीं, उसने एक अकेले जादूगर को देखा। जैसा मैंने सोचा था, उस समय उसने जो देखा वह सही था। सचमुच, उसने गलत नहीं देखा। उस समय जब उसे शूरवीरों के समूह द्वारा कसकर दबाया जा रहा था और केवल उसकी बांह ही असहाय होकर इधर उधर घूम रही थी, जिन वू ने संकीर्ण अंतराल के माध्यम से कुछ देखा जिसे वह उस समय समझ नहीं पाया था। और वह एक जादूगर था जो लगातार एक मंत्र का जाप कर रहा था। एक जादूगर किसी मंत्र का जाप करने में व्यस्त है। एक सामान्य नजर में यह कोई अनोखी बात नहीं होगी। हालांकि जिन वू को अभी भी इससे कलह की प्रबल भावना महसूस हुई। अगर ऐसा है तो फिर कैसे? उसने एक भी जादू अपनी ओर उड़ते हुए कैसे नहीं देखा? उसे प्राप्त प्रत्येक आक्रमण शूरवीरों की ओर से हुआ। जादूगर मंत्रोच्चार करते रहे, फिर भी एक बार भी उन्होंने अपना मंत्र पूरा नहीं किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। नहीं, वह एक समय था पहले जब उनमें से एक ने आइज ऑफ डिटेक्शन नाम की किसी चीज का इस्तेमाल किया और अपने गायब को खोल दिया। और जब ऐसा हो रहा था, किसी कारण से आसपास के सभी शूरवीरों ने चलना बंद कर दिया। पहले तो उसने सोचा कि वे केवल इसलिए रुके हैं क्योंकि वे अपना लक्ष्य खो चुके हैं। हालांकि जब वह पेनल्टी जोन में विशाल सेंटीपीड का शिकार कर रहा था, तो उसे देर से कुछ महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। क्या ये लगभग 8वां सेंटीपीड था जिसे उसने मारा था? लेवल अप का संदेश पॉप अप हुआ और उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। लेवल अप हुआ। उसके खर्च किए गए एचपी और एमपी को पूर्ण रूप से बहाल कर दिया गया। थोड़ी देर की खुशी के बाद उसके तुरंत बाद एक अजीब सी असंगति घर कर गई। मेरा स्तर इतनी आसानी से बढ़ सकता है, फिर भी मैंने उस स्थान पर एक बार भी स्तर क्यों नहीं बढ़ाया? सिस्टम ने कहा कि उसका स्वास्थ्य स्तर ऊपर तक ठीक नहीं होगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें उसके स्तर ऊपर करने में असमर्थ होने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। दरअसल बॉस रूम की ओर जाते जाते उसका स्तर भी 5 तक बढ़ गया। हालांकि केवल क्लास चेंज क्वेस्ट के दौरान वह एक बार भी स्तर ऊपर नहीं पहुंच पाया। भले ही वह 6 मिनट से अधिक समय तक सहन करता रहा और 100 से अधिक शूरवीरों को मार डाला। जादूगर मंत्रोच्चार में व्यस्त हैं, लेकिन कोई जादू नहीं कर रहे हैं। शूरवीरों ने स्पष्ट रूप से कोई अनुभव अंक नहीं दिया। जब उसने 2 अलग अलग समूहों की इन कार्रवाइयों को लिया जो उसे बहुत उलझन में डालती थी और उसे एक अनोखी पहेली में जोड़ दिया, जिन वू के दिमाग में एक नई संभावना बनी। ये हो सकता था, ये संभव था कि वहां के सभी शूरवीर नकली थे। जब जादूगर ने आइज ऑफ डिटेक्शन का इस्तेमाल किया तो उन सभी शूरवीरों ने हिलना बंद कर दिया। इसका कारण ये हो सकता है, ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह गायब हो गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि जादूगर ने कास्टिंग बंद कर दी थी। अगर मेरा अनुमान सही है, उसे अभी इसकी पुष्टि करनी थी। जिन वू ने उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे शूरवीरों को नजरअंदाज कर दिया और उनके कंधों और सिर को अपने पैरों के सहारे के रूप में इस्तेमाल करते हुए चारा की ओर भाग गया। उसने महसूस किया कि जादूगर उसके पास आता देखकर घबरा गया है, और इसकी ढलाई की गति बढ़ गई थी। अचानक शूरवीरों ने अब बिना किसी योजना के उस पर हमला नहीं किया और उसकी रक्षा के लिए जादूगर के चारों ओर इकट्ठा होने की कोशिश की। इससे जिन वो अब आश्वस्त हो गया। वह जादूगर के सामने उतरा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसके दाहिने हाथ में थामे खंजर ने जादूगर के दिल को सटीक रूप से छेद दिया। महत्वपूर्ण बिंदुओं का लक्ष्यीकरण। जादूगर चुपचाप काले धुएं के गुबार में बदल गया और दृश्य से गायब हो गया। आपने एक जादूगर को हरा दिया, और उस समय पर ही जिन वू पर हमला करने के लिए दौड़ रहे सैकड़ों शूरवीर एक ही समय में ढह गए। ऐसा लग रहा था मानो वे कठपुतलियां हो जिनकी डोर कटी हुई हो। फर्श पर गिरे हुए शूरवीर अब कमोबेश कवच के खाली सूट थे। यह मेरा जवाब था, जिन वू मन ही मन प्रसन्नता से चिल्लाया। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए उसे कई मरणोपरांत स्थितियों से गुजरना पड़ा। शूरवीरों को चिंता करने की कोई बात नहीं थी। नहीं, ये जादूगर ही थे जो इन शूरवीरों को नियंत्रित करते थे। इसके बजाय असली लक्ष्य उन्हें मारना था। मेरे नाइट किलर ने जो पहला निशाना मारा वह एक जादूगर था। जब जिन वू ने फर्श पर फेंके गए खाली वस्त्र को देखा तो वह हंसने से खुद को नहीं रोक सका। अब उसके पास इतनी छूट थी। बेशक वह हमेशा कुछ न करते हुए खड़ा नहीं रह सकता। आखिरकार उसकी तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। जमीन फिर हिल गई।
जिन वू ने पलट कर देखा कि शूरवीरों ने उसे लगभग सभी तरफ से घेर लिया था और बोलने के लिए कोई जगह नहीं थी। मतलब शूरवीरों के इन जत्थों को नियंत्रित करने वाले अन्य जादूगर कहीं छिपे हुए थे। शूरवीर उस पर टूट पड़े। जिन वू का दाहिना हाथ इतनी तेजी से चला कि नग्न आंखें उसका आकार भी नहीं देख सकी। उसके सामने खड़े सभी शूरवीर आधे आधे कट गए। ये देखने के बाद जिन वू की आंखें सचमुच खुल गईं। बहुत खूब, इस खंजर पर 2.8 मिलियन सोना निवेश करने लायक था। उसके नाइट किलर के ब्लेड ने शूरवीरों के कवच को छेद दिया और काट दिया जैसे कि वे कागज के बने हों। ऐसा नहीं लगा कि आरी जैसा ब्लेड ही इसका एकमात्र कारण था। जैसा कि आइटम विवरण में कहा गया है, डैगर को शूरवीरों के खिलाफ उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। वह इस नाइट किलर से निकलने वाली एक मजबूत जादू जैसी शक्ति को महसूस कर सकता था। स्टो का एक हथियार वास्तव में बहुत अच्छा है ना? यहाँ स्वीकृत मानक से थोड़ा विचलन था। आमतौर पर ज्यादातर लोग दुकानों में बेचे जाने वाले हथियारों के बारे में सोचते हैं जैसे कि कोई बेहतर विकल्प नहीं होने पर चुटकी में उपयोग कर सकता है। मुझे अभी से गोल्ड को खारिज नहीं करना चाहिए। कम से कम ये खंजर एक शिकारी के लिए डिजाइन किए गए हथियारों की तुलना में बहुत अधिक उपयोगी लग रहा था। उसने यहां तक सोचा कि अगर वह स्टो से हथियार दूसरे शिकारियों को बेच देगा तो वह कुछ ही समय में अमीर बन जाएगा। खैर, उसने हथियार के विवरण पर कोई प्रतिबंध नहीं देखा कि वह किसी और को नहीं दे सकता था जो उपभोज्य प्रकार की वस्तुओं से अलग था। ध्यान केंद्रित करो यार, ध्यान केंद्रित। अब विचलित होने का समय नहीं था। शूरवीर अभी भी उस पर अथक रूप से दौड़ रहे थे। जिन वू ने उसे काटते समय इस तरह से और उस तरह से चकमा दिया। ये हमेशा चलता रहेगा। जब उसने थोड़ी देर के लिए अपनी निगाहें दूसरी ओर घुमाई तो जितने शूरवीरों को उसने काटा था उससे कहीं अधिक शूरवीर इस अंतर को भरने के लिए कहीं से प्रकट हो गए। एक और शूरवीर ने अपना सिर खो दिया। मुझे जादूगरों को ढूंढना होगा। जिन वू ने बिना सिर वाले शूरवीर के कंधों का उपयोग किया और प्राणी के फर्श पर गिरने से पहले छलांग लगा दी। गायब। जिन वू का रूप एक पल में धुंधला हो गया। बेशक वह चुपके से छिपने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसका लक्ष्य क्या था? जादूगर ने कौशल जांच की आंखें का प्रयोग किया है। जादूगर ने कौशल जांच की आंखें का प्रयोग किया है। कई दिशाओं से कान छेदने वाली यांत्रिक बीपें गूंज उठी। जिन वो शूरवीरों के ऊपर दौड़ा और जल्दी से आंख जैसे प्रतीकों की स्थिति की पुष्टि की। वहां कुल 5 जादूगर हैं। जिन वू ने अपने सबसे करीबी जादूगर को निशाना बनाया। जैसे ही जिन वू ने उसे घूरना शुरू किया, जादूगर ने जल्दी से अपने चारों ओर शूरवीरों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन कसाका का जहर दंत उसके बाएं हाथ से एक सीधी रेखा में उड़ गया और जादूगर के माथे के ठीक बीच में जा लगा। आपने कौशल डैगर थ्रो हासिल कर लिया है। आपने जादूगर को हरा दिया। एक बार फिर सैकड़ों शूरवीर जमीन पर गिर पड़े। 4 और बचे हैं। जिन वू ने शूरवीरों के सिर पर कदम रखा और अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ गया। इस बीच उसने कासाका के जहर की ओर एक नजर डाली जिसे वह अभी तक ठीक नहीं कर पाया था। यह उसके नए कौशल का उपयोग करने का समय था। शासक की पहुंच। जिन वू ने अपना बायां हाथ खंजर की ओर बढ़ाया और जैसे कोई चुंबक उसे अंदर खींच रहा हो, हथियार वापस अंदर चला गया। जिन वू ने खंजर को हवा से छीन लिया। अब चूंकि उसे व्यक्तिगत रूप से अपना खंजर वापस लाने की जरूरत नहीं थी, वह अपने लक्ष्य तक सबसे कुशल रास्ता अपना सकता था। अगले ही सेकंड में वह अगले जादूगर के सामने पहुंच गया और इससे पहले कि शूरवीर कुछ कोशिश कर पाते, उसने बास्टर्ड को आधा कर दिया। आपने जादूगर को हरा दिया। अधिक शूरवीरों का फिर से पतन हो गया। इससे शूरवीरों की मूल संख्या आधी भी नहीं रह गई। अब पहल स्पष्ट रूप से उसके पास थी। जिन वू की चकाचौंध वाली आंखें कठोर हो गई। 3 बचे हैं। शायद खतरे को भांपते हुए बाकी सभी जादूगर एक जगह जमा हो गए। ये केवल वे ही नहीं थे। जिन शूरवीरों पर उनका नियंत्रण था वे भी उनके चारों ओर एकत्र हो गए। और फिर सभी जादूगरों ने एक साथ एक निश्चित मंत्र का जाप किया। उनकी अशुभ और डरावनी आवाजें पूरे बॉस के कमरे में गूंज उठी और जल्द ही उन्होंने अपना जादू खत्म कर दिया। जादूगरों की रक्षा करने वाले शूरवीर अचानक एक गांठ में खींच गए और ऐसे दब गए मानो उन्हें किसी औद्योगिक कोल्हू में फेंक दिया गया हो। और फिर उनका एक विशाल धातु गोलेम के रूप में पुनर्जन्म हुआ जो तुरंत जिन वू को घूरने लगा। वाह, यह कोई मजाक नहीं है। इस विशाल राक्षस से निकलने वाले भारी दबाव को महसूस करने के बाद जिन वू ने शुद्ध प्रशंसा की सांस ली। हालांकि वह इसके स्वरूप से बिल्कुल भी नहीं डरा था। शायद इसलिए क्योंकि वह पहले ही कई जीवन या मृत्यु स्थितियों का सामना कर चुका था। वह घबराहट के बजाय उम्मीद महसूस कर रहा था। जब भी बड़े गोलेम ने कदम उठाया, जमीन हिल गई। इसकी कितनी भयावह उपस्थिति थी। झकझोर कर रख देना।
जिन वू नीचे झुक गया और गोलेम की मुट्ठी से बच गया। जिन वू के पीछे का पत्थर का खंभा धातु की मुट्ठी से टकराने के बाद टुकड़ों में टूट गया। ठीक है, यह बहुत गंभीर शक्ति है। जिन वू धूर्तता से मुस्कुराया। यदि उसे अभी तक पता नहीं चला होता कि यहाँ क्या हो रहा है, तो वह ये जानने की कोशिश में अपना दिमाग लगा रहा होता कि इस राक्षस से कैसे निपटा जाए। हालांकि अब उसे इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। बिल्कुल जरूरत नहीं। जैसे ही गोलेम ने अपने हाथों को एक साथ बंद किया और उन्हें नीचे गिराने के लिए ऊपर उठाया, जिन वो पीछे नहीं हटा बल्कि अपने कौशल डैश का इस्तेमाल किया और आगे बढ़ गया। और फिर वह फर्श पर फिसल गया। पलक झपकते ही वह गोलेम के पैरों के बीच में फिसल गया और उसके ठीक पीछे से तलवार मार दी। जब लकड़ी काटने वाला गोलेम तेजी से घूम रहा था, जिन वो 3 पूरी तरह से रक्षाहीन जादूगरों के पास पहले ही आ चुका था, जो अभी भी अपना मंत्र जपने में व्यस्त थे। घबराए हुए जादूगरों के कंधे जोर से कांपने लगे। चेकमेट। जिन वो के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान आ गई। पुरानी कहावत कुछ इस तरह थी कि एक साथ रहने से आप सुरक्षित रहेंगे और एक दूसरे से अलग होने का मतलब मौत होगा। उनके लिए यह बहुत बुरा है कि इस बार ऐसा नहीं हुआ। उन्हें मारना बहुत आसान था क्योंकि वे एक जगह इकट्ठे हो गए थे। जिन वू ने स्वतंत्र रूप से अपने खंजर इधर उधर घुमाए और आपने जादूगर को हरा दिया। आपने जादूगर को हरा दिया। आपने जादूगर को हरा दिया। शेष 3 जादूगर भी धुआं बन गए और अपने पहले ही दिवंगत साथियों में शामिल हो गए। और गोलेम जो जल्दी से जिन वू को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कवच के टुकड़ों में टूट गया और हर जगह बिखर गया। हालांकि जिन वू ने अपनी सतर्कता में कोई कमी नहीं आने दी। क्या यह अंत है या कुछ और भी है? वह सतर्क और तैयार रहा कि कहीं कुछ और न हो जाए, लेकिन फिर उसके दिमाग में परिचित बीप बज गई। जिन वू ने अपनी लार निगल ली। शायद उसकी अनावश्यक चिंताओं पर हंसने के लिए सिस्टम ने खोज की समाप्ति की घोषणा की। क्लास चेंज क्वेस्ट समाप्त हो गया है क्योंकि परीक्षा कक्ष के अंदर सभी राक्षस हार गए हैं। आपकी कक्षा शीघ्र ही निर्धारित की जाएगी। संचित उन्नति अंकों की मात्रा के आधार पर आपकी कक्षा को उच्च रैंकिंग वाली कक्षा में बदलना संभव होगा। केवल अब जिन वू ने राहत की सांस ली। ये कितनी कठिन लड़ाई थी। यदि वह इमीडिएट रिटर्न स्टोन पर केंद्रित रहता, तो उसे कभी पता नहीं चलता कि क्लास चेंज क्वेस्ट राक्षसों का मुकाबला कैसे किया जाए। हाँ, मैं शायद हर समय भागने के बारे में सोचता रहा हूं। वह बदकिस्मत हो गया या शायद इसके बजाय वास्तव में भाग्यशाली हो गया और तत्काल रिटर्न स्टोन खो दिया। और इसने उसे इस लड़ाई में जीवित रहने पर ही ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। अंतिम परिणाम बेलगाम सफलता थी। और अब उसका पुरस्कार प्राप्त करने का समय आ गया है। जिन वू की नजर टाइमर की ओर चली गई। 4 घंटे 29 मिनट 16 सेकंड। टाइमर पर नंबरों ने हिलना बंद कर दिया था। उसने करीब 4.5 घंटे तक बर्दाश्त की। और यह सब नहीं था। एक ऐसी खोज में जिसे कुछ समय तक अनगिनत दुश्मनों के संयुक्त हमले को सहन करके ही पूरा किया जा सकता था, वह वास्तव में उन सभी को मारने में कामयाब रहा। ये सोचकर ही कि उसे कितने अंक जमा करने हैं और उससे किस प्रकार की कक्षा अर्जित होगी, उसका दिल प्रत्याशा में कांपने लगा। आपके पिछले कार्यों का गहन विश्लेषण करने के बाद खिलाड़ी को उपयुक्त वर्ग प्रदान किया जाएगा। हाँ, यह अच्छा लगता है। यदि उसके पिछले कार्यों को उसकी कक्षा के चयन के आधार के रूप में उपयोग किया जाता है, तो भविष्य में उसके कुछ अजीब होने और संघर्ष करने की संभावना अब 0 के करीब होगी। ये संभवतः सबसे स्वागत योग्य बात थी जो उसने कुछ समय में सुनी थी। वह स्थान जहां खिलाड़ी खड़ा होता है, एक हत्यारे की छिपी हुई सांसों से रंगा हुआ है। खिलाड़ी जिन रास्तों से गुजरा है उनमें लाशें भर गई हैं, और खून की गंध मोटी और मजबूत है। उसने सोचा कि यह वर्णन थोड़ा अधिक हृदयहीन और ठंडा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने के बाद वह उन शब्दों का खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। हालांकि मैंने केवल अपना स्तर बढ़ाने के लिए ऐसा किया था। तत्काल कालकोठरी में प्रवेश करने के बाद वह तब तक राक्षसों का शिकार करता रहा जब तक कि उसका स्तर और नहीं बढ़ गया। और एक नियमित कालकोठरी के अंदर रहते हुए उसने वहां हर एक छिपे हुए राक्षस को ढूंढना सुनिश्चित किया और उन सभी को मार भी डाला। इसके अलावा, हालांकि यह उसका इरादा नहीं था, फिर भी उसने कई बार अन्य शिकारियों से भी लड़ाई की। हत्यारा, लाशें और खून की गंध, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं। जैसा कि उसे शुरू से ही संदेह था, ऐसा लग रहा था कि अब उसकी क्लास हत्यारे पर लगेगी। इसके अलावा, खिलाड़ी सत्ता का प्यासा होता है, कभी भी अपने साथियों पर भरोसा नहीं करता है और अपनी ताकत से अपने लिए नया मार्ग प्रशस्त करता है। सिर हिलाओ, सिर हिलाओ। जिन वू ने सिस्टम के मूल्यांकन से सहमति में अपना सिर हिलाया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शुरुआत में मेरे पास कोई भरोसेमंद साथी था।
हालांकि वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी कक्षा के चयन के दौरान उन बिंदुओं पर ध्यान क्यों दिया जा रहा था। सिस्टम की व्याख्या जारी रही। मजबूत शक्ति के लिए आपकी प्यास दिवंगत लोगों की आत्माओं को बुलाने के लिए काफी तीव्र है, और मृतकों की सेना जो निर्विवाद रूप से आपके सभी आदेशों का पालन करती है, बिना किसी की सहायता के केवल आपके लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। मृतक की सेना। केवल अब जिन वू को एहसास हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। हालांकि बहुत बुरा। नहीं रुको, इससे पहले कि उसे अपनी आपत्ति जताने का कोई मौका मिलता, सिस्टम ने चयन के परिणाम को अपनी सामान्य शुष्क और हास्यहीन आवाज में पढ़ा। आपकी कक्षा को नेक्रोमेंसर के रूप में सेट किया गया है। क्या बकवास है। चैप्टर 52। उसके सिर के पीछे अचानक पड़े इस थप्पड़ का क्या मतलब था? सब कुछ ठीक चल रहा था तो अपेक्षित हत्यारे की जगह नेक्रोमेंसर क्यों सामने आया? जिन वू ने संदेश को चकित होकर देखा, यहां तक कि उसने कई बार अपनी आंखें भी मली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आपकी कक्षा को नेक्रोमेंसर के रूप में सेट किया गया है। संदेश अभी भी अपरिवर्तित वहां तैर रहा था। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, फिर बाद में वह सचमुच क्रोधित हो गया। मैंने कभी इंटेलिजेंस स्टेट को छुआ तक नहीं, तो आखिर क्या बात है? आखिर वह एक ऐसे दुर्लभ वर्ग में कैसे पहुंच गया जो दुनिया के अनगिनत जादूगर प्रकार के शिकारियों के बीच भी नहीं पाया जाता? जिस क्षण से जिन वू एक रैंकी हंटर के रूप में जागा, वह हमेशा एक करीबी लड़ाकू था। स्टील लॉन्ग स्वॉर्ड के अपवाद के साथ वह हमेशा खंजर का इस्तेमाल करता था, और अब तक उसे जो कौशल प्राप्त हुए थे वे एक हत्यारे की भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। इसीलिए उसने इस संभावना के बारे में भी नहीं सोचा था कि उसका वर्ग पूरी तरह से एक अलग प्रकार का हो जाएगा। यह एक जादू प्रकार था, कम नहीं, उससे भी अधिक, एक नेक्रोमेंसर। विभिन्न वर्गों के बारे में उसका ज्ञान वीडियो गेम से आया था, लेकिन फिर भी वह इस बारे में पर्याप्त जानता था कि नेक्रोमेंसर बनने का मतलब क्या होता है। एक उदास दिखने वाला जादूगर और उस आदमी के पीछे मरे हुए लोगों की एक सेना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसके बारे में कितना सोचा, वह छवि उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। जिन वू ने गहरी भौहें चढ़ाई और अपना सिर हिलाया। आइए पहले शांत हो जाएं। भले ही उसके विचार जटिल हों, उसकी प्रतिक्रियाएं शांत होनी चाहिए। शांत रहना और शांतचित रहना जिन वू के अंतिम हथियार थे। उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया और शीघ्र ही शांत हो गया। रुको, क्या यह नहीं है? उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक मरीज की तरह व्यवहार कर रहा था जिसने अभी अभी लाइलाज बीमारी का निदान सुना था और दुख के तथाकथित 5 चरणों से गुजर रहा था। तो ये बातचीत होनी चाहिए, है ना? या ये समझौता था? निस्संदेह उसे सिस्टम के साथ बातचीत करने या समझौता करने की अनुमति देने का कोई तरीका नहीं था। यदि वह नेक्रोमेंसर होने के फायदों के बारे में सोचे तो, जैसा कि सिस्टम ने संकेत दिया था, क्या वह अपनी सेना बना सकता है? इतने के बारे में। ठीक है, यहां समस्या यह है कि सेना में कंकाल और सड़ती लाशें होंगी। यदि वह ऐसी सेना के साथ घूमे तो कुछ ही समय में पूरी दुनिया हथियारों से लैस हो जाएगी। शिकारी पहले से ही आकांक्षा और भय की वस्तु थे, फिर भी उसे एक शिकारी बनने के लिए कहा जा रहा था जो दिवंगत लोगों की सेना का नेतृत्व कर सके। इस सवाल पर ध्यान न दे कि यह कक्षा उसके लिए उपयुक्त है या नहीं, वह इसके परिणामों से निपटने के प्रति आश्वस्त भी नहीं था। क्या आप इस कक्षा को स्वीकार करेंगे? सिस्टम ने उनसे जवाब मांगा। वह कितनी राहत थी। मैं अभी भी हाँ या ना कह सकता हूं। जिन वू ने आह भरी। यदि कक्षा को उसके गले से नीचे नहीं उतारा गया था, तो इसका मतलब था कि उसके लिए एक और अवसर था। यदि उसके पास अभी भी एक और शॉट होता, तो अभी इतना पसीना बहाने का कोई कारण नहीं था। जिन वू ने खुशी से क्वेश्चन मार्क सुझाव को अस्वीकार कर दिया। बिल्कुल नहीं। जब उसने ऐसा किया तो संदेश ने उससे दोबारा पूछा, नेक्रोमेंसर एक छिपा हुआ वर्ग है, क्या आप अब भी मना करेंगे? हालांकि वह दूसरी बार भी वही बात पूछ रहा था, उसने खुद को तुरंत जवाब देने में असमर्थ पाया। वह अब झिझक रहा था। एक छिपा हुआ वर्ग है क्या? ये शब्द सीधे तौर पर किसी वीडियो गेम की तरह लग सकता है, लेकिन फिर भी वास्तविकता में भी दुर्लभ और अजीब क्षमताओं वाले शिकारी थे। जैसे शिकारी जो ढाले बना सकते थे या दूसरों को पाल सकते थे, या और भी। अफवाहों के अनुसार व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर स्पष्ट रूप से एक राक्षस में भी बदल सकता है। दुर्लभ और अजीब क्षमताओं वाले वे सभी शिकारी अब सबसे बड़े गिल्डों द्वारा खोजे जाने के बाद विशेष उपचार का आनंद ले रहे थे। क्या ये छिपी हुई वर्ग चीज उन शिकारियों की विशेष योग्यताओं के समान हो सकती है? अगर ऐसा होता तो इसके बजाय यह एक अवसर हो सकता है। अचानक उसके दिमाग में ऐसा विचार आया, सिस्टम ने अभी इस बारे में कुछ कहा है। मैं सत्ता का प्यासा हूं और यही कारण है कि वह मुझे नेक्रोमेंसर वर्ग की सिफारिश कर रहा है।
दूसरे शब्दों में, नेक्रोमेंसर वर्ग में वास्तव में शक्तिशाली होने की क्षमता थी। इस तथ्य पर विचार करते समय कि दुर्लभ कौशल वाले अधिकांश शिकारी समर्थन प्रकार से संबंधित होते हैं, ये वास्तव में उनके लिए काफी उत्साहजनक बात के रूप में देखा जा सकता है। दुर्लभ कौशल वाला एक शिकारी जो सीधे किसी भी युद्ध में प्रवेश कर सकता है। उसके बारे में सोचते ही उसका दिल थोड़ी तेजी से धड़कने लगा। अगर मुझे नेक्रोमेंसर की कक्षा का अनुभव थोड़ा सा ही मिल पाता, तो मुझे अपने विकल्पों पर इतना अधिक विचार करने की भी आवश्यकता नहीं होती। हालांकि क्या इस दुनिया में कुछ भी इतना आसान होगा? ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि इस दुनिया के मामले उसकी इच्छा के अनुसार घूम सके, और इससे भी बदतर, उसने कभी किसी के पास नेक्रोमेंट के समान क्षमता रखने के बारे में नहीं सुना था। बात यह थी कि शुरुआत में कोई भी ऐसा जादूगर नहीं ढूंढ पाएगा जो अपनी सेना की कमान संभाले। जैसे ही उसके विचार यही खत्म हुए, जिन वू ने इस जगह पर बिखरे हुए शूरवीरों के सभी टूटे हुए अवशेषों पर नजर डाली। वे जादूगर, कोई यह कह सकता है कि क्लास चेंज क्वेस्ट में वे जादूगर लगभग एक नेक्रोमेंसर के समान ही क्षमता का उपयोग कर रहे थे। दूसरे शब्दों में, ये शूरवीर उनकी सेना थे। उन सभी शूरवीरों से लड़ना निश्चित रूप से बहुत कठिन था जिन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना उस पर हमला किया था। यदि वह ये पता लगाने में विफल रहा कि अंत तक उनसे कैसे लड़ना है, या यदि जादूगरों के पास बहुत अधिक निकट क्वार्टर युद्ध क्षमताएं थीं, तो इस समय जो फर्श पर पड़ा है वह इन स्क्रैप धातु के टुकड़ों के बजाय मैं ही होता। जिन वू ने शूरवीरों को देखना बंद कर दिया और अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की एक झलक चमक उठी। मेरे पास पहले से ही नजदीक से युद्ध करने की क्षमता है। अर्थात वह उन जादूगरों से भिन्न था। क्या होगा अगर वहां हाथ से हाथ मिलाने का उत्कृष्ट कौशल रखने वाला कोई जादूगर हो जो सेना का नेतृत्व भी कर रहा हो? क्या यह उसके दुश्मनों के लिए सभी संभावित बुरे सपनों में से सबसे बुरा नहीं होगा? क्या हो अगर कुछ ऐसा जिसके बारे में वह केवल सोच सकता था लेकिन कर नहीं सकता था? क्या उसके लिए अकेले भी या उससे अधिक रेटिंग वाली कालकोठरी में प्रवेश करना और उसे अभी साफ करना संभव नहीं होगा? जिन वू ने चुपचाप अपनी लार निगल ली। यदि उसे नेक्रोमेंसर बनने के बाद अपने स्टेट मूल्यों को बढ़ाने की अनुमति दी गई, तो जाहिर है उसकी कमान के तहत सेना भी पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। वह इसके प्रभाव की कल्पना भी नहीं कर सका। अब केवल मैं ही आगे नहीं बढ़ूंगा, उसकी अपनी सेना भी समतल हो रही होगी। इंतजार, ऐसा हो सकता है। अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। जिन वू ने अपना सिर उठाया और तैरते संदेश को देखा। यह अभी भी धैर्यपूर्वक उसके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। नेक्रोमेंसर एक छिपा हुआ वर्ग है। क्या आप अब भी मना करेंगे? आमतौर पर जैसा होता था उसके विपरीत, सिस्टम उस पर दबाव नहीं डाल रहा था। जिन वो अपने मन में इसके उद्देश्यों पर सवाल उठाए बिना नहीं रह सका। क्या तुम मुझसे यही चाहते थे? बेशक उसके पास कोई जवाब नहीं आया। लंबे विचार विमर्श के बाद जिन वू ने अपना मन बना लिया। यदि यह उसे शक्ति दे रहा था तो वह इसे खुली बाहों से स्वीकार करेगा। उसे अब कोई झिझक नहीं हुई। क्या आप इस कक्षा को स्वीकार करेंगे? मैं करूंगा। मानो वह प्रतीक्षा कर रहा था, सिस्टम ने तुरंत निम्नलिखित संदेश प्रदर्शित किए। आपकी कक्षा निर्धारित कर दी गई है। अब आपको संचित उन्नति अंकों के माध्यम से इस कक्षा के उच्च रैंक वाले संस्करण में बदलने का अवसर दिया जाएगा। गणना शुरू हो गई है। आपके उन्नति बिंदुओं का मिलान। जब यह चल रहा था, जिन वू ने अपने दाहिने हाथ से पट्टियां खोल दी। उसने खंजर को इतनी कसकर पकड़ रखा था कि उसकी हथेली सूज गई थी और दर्द हो रहा था। ठीक है, अब मुझे छाले होने वाले हैं। उसने हल्के से अपनी जीभ चटकाए। इस तरह के घाव का उपचार औषधि की एक बूंद से किया जा सकता था, लेकिन इसका उपयोग न कर पाना कई मायनों में असुविधाजनक साबित हो रहा था। उसने पट्टियां खोलना समाप्त कर दिया और नाइट किलर को वापस अपनी इन्वेंटरी में संग्रहित करने वाला था जब उसने एक और यांत्रिक बीप सुनी। जिन वू ने स्पष्ट रूप से अपना सिर उठाया। आप अपेक्षित समय सीमा पार कर चुके हैं। बोनस अंक दिए जाएंगे। बोनस अंक, ये कहा, लेकिन ये काफी स्पष्ट था। सुनिश्चित नहीं है कि अपेक्षित समय कितना था, लेकिन ठीक है, मैंने काफी लंबे समय तक सहन किया। वह संतुष्टि से मुस्कुराने लगा। फिर अचानक कई संदेश उसकी दृष्टि में उमड़ पड़े। आपने तत्काल रिटर्न स्टोन का उपयोग नहीं किया। बोनस अंक दिए जाएंगे। आपका शेष एचपी 50% से अधिक है। बोनस अंक दिए जाएंगे। आपने सभी शत्रुओं का सफाया कर दिया। बोनस अंक दिए जाएंगे। कुल उन्नति अंक वर्ग विशिष्ट अंक सीमा से अधिक हो गया है। अनुबंध के अनुसार आपको एक विशेष इनाम दिया जाएगा। यह क्या है? सभी बीपिंग से उसके कान दुखने लगे, लेकिन जिन वू का ध्यान कहीं और केंद्रित था और उसे अब कोई परवाह नहीं थी। सच तो यह है कि अब वह उन बीपों को भी नहीं सुन पा रहा था।
एक विशेष इनाम। वे शब्द सीधे उस पर उछल पड़े। इनाम। इतना ही नहीं, ये खास भी था। जिन वू ने नाइट किलर को अपनी इन्वेंटरी में संग्रहित करने की कोशिश करना बंद कर दिया और संदेश पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी निगाहें अब दृढ़ता से उस पर टिकी हुई थीं। जल्द ही अनुवर्ती संदेश पॉप अप हो गए। आपकी कक्षा को नेक्रोमेंसर से शैडो संप्रभु में अपग्रेड कर दिया गया है। आपने कक्षा विशिष्ट कौशल हासिल कर लिया है। आपने बोनस आंकड़े प्राप्त कर लिए हैं। आपने विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाला शीर्षक प्राप्त कर लिया है। छाया संप्रभु। उस अजीब शब्द को सुनकर जिनवू ने जल्दी से अपनी स्टेटस विंडो बुलाई। नाम सियोंग जिनवू। स्तर 51। वर्ग छाया संप्रभु। दरअसल उसके क्लास कॉलम में एक नया शब्द जोड़ा गया था। यह अब कोई नेक्रोमेंस नहीं है। सिस्टम ने निश्चित रूप से कहा कि वह अपने द्वारा अर्जित उन्नति अंकों के अनुसार अपनी कक्षा का उच्च रैंक वाला संस्करण प्राप्त करने में सक्षम होगा। और यह भी उल्लेख किया गया कि अंक मिलान कक्षा की सीमा से भी अधिक हो गया था। इन सब का अंतिम परिणाम ये छाया संप्रभु था। तो क्या ये सिस्टम जिस विशेष इनाम की बात कर रहा था? हालांकि बात यह थी कि जिनवू जो कहना चाहता था उसे जारी नहीं रख सके। उसकी अविश्वास भरी आंखों के ठीक सामने एक सचमुच विचित्र और समझाने में कठिन घटना सामने आने लगी। होलोग्राम जैसे संदेशों के पीछे फर्श पर स्क्रैप धातु की तरह बिखरे शूरवीरों से अज्ञात काला धुआं धीरे धीरे और भयानक रूप से रिस रहा था। उसकी कक्षा लेने से पहले ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। केवल 1 मिनट पहले तक स्क्रैप धातु के ये टुकड़े मालिकहीन कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं थे। तथापि जिनवू ने स्टेटस विंडो बंद कर दी और एक बार बॉस रूम के अंदरूनी हिस्से पर अपनी नजर डाली। अब ये सिर्फ 1 या 2 नहीं थे। वह काला धुआं जमीन पर मौजूद हर एक शूरवीर से उठ रहा था। चयनित लक्ष्य पर छाया निष्कर्षण करना संभव है। चयनित लक्ष्य पर छाया निष्कर्षण करना संभव है। जब भी उसकी नजर काले धुएं से निकलने वाले लक्ष्यों पर पड़ती तो निष्कर्षण करना संभव जैसे कठिन अर्थ वाले शब्द उसकी दृष्टि में उभर आते। छाया निष्कर्षण। वह समझ नहीं पाया कि क्यों, लेकिन जिनवू को वे उठते हुए धुएं ऐसे लग रहे थे जैसे वे दर्द से छटपटा रहे हों। वास्तव में ऐसा लगा जैसे वे उसके पास पहुंच रहे थे, उससे अपने आप को बचाने की भीख मांग रहे थे। क्या यह अजीब होगा अगर उन्होंने ऐसा कहा? क्या वह उनकी चीखें सुन सकता था? लेकिन उसे एक बात का यकीन था। उसे यकीन था कि वह उन्हें उनके दर्द से मुक्त कराने में सक्षम होगा। छाया निष्कर्षण। कृपया छाया निष्कर्षण कौशल को सक्रिय करने के लिए कमांड वाक्यांश सेट करें। मुझे इस कौशल के लिए एक अलग सक्रियण वाक्यांश सेट करना होगा। लगभग सहज रूप से बुदबुदाने से पहले जिनवू ने थोड़ा सोचा। जब उसने किया, कहीं से मोटी भारी कराहें गूंजने लगी और साथ ही गिरे हुए शूरवीरों की परछाइयां ऐसे हिलने लगी मानो वे अभी भी जीवित हों। जिनवू ने एक बार फिर अपने परिवेश का निरीक्षण किया। उसके पास पाई गई सभी परछाइयां हिलने लगी थीं। जल्द ही एक छाया से एक काला हाथ ऊपर उठा। वह जोर से जमीन पर दबा और धीरे धीरे उससे जुड़ा हाथ ऊपर उठ गया। अरे बाप रे! जिनवू की आंखें और अधिक चौड़ी हो गईं। वो बातें थीं। लोग नहीं, इंसान की बाहरी शक्ल रखने वाले सैनिक। सिर से पांव तक जेट काले कवच पहने सैनिक एक एक करके छाया से बाहर निकले। यह मेरा नया कौशल है। जब तक जिनवू को होश आया तब तक कुछ दर्जन सैनिक उसके पास खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। शैडो एक्सट्रैक्शन सफल रहा। अब दसियों सैनिक उसे घेर रहे थे। यह क्या बदतमीजी है? जिनवू निकटतम सैनिक के पास पहुंचा। सबसे पहला काम जो उसने किया वह उसे छूना था। जब उसने उस पर हाथ रखा तो उसे किसी धातु जैसी चीज का एहसास हुआ। जैसा कि बाद में पता चला, धातु जैसे दिखने वाले कवच सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। दरअसल ये सभी लोग असली काले कवच और असली हथियारों से लैस थे। पहली नजर में वे लोगों की तरह दिखते हैं, हालांकि वे लोग नहीं थे। उन्हें उनमें जीवन का कोई लक्षण नजर नहीं आया। उन्होंने सांस नहीं ली और कोई दिल की धड़कन नहीं थी जिसे वह सुन सके। इसके शीर्ष पर जिनवू ने अपनी हैरान कर देने वाली हॉन्फ को निगल लिया। उसने आंखों के छिद्रों से हेलमेट के अंदर एक नजर डाली और वहां शुद्ध अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं पाया। यह महसूस करने के बाद कि उसे चूसा जा रहा है, जिनवू धीरे धीरे कई कदम पीछे हट गया। ये चीजें छाया से बाहर आईं। उसने तुरंत अपना स्किल विंडो चेक किया। जैसे ही सिस्टम ने उन्हें सूचित किया, अब नए वर्ग विशिष्ट कौशल वहां पाए जा सकते हैं। कक्षा विशिष्ट कौशल, सक्रिय कौशल, शैडो एक्सट्रैक्शन LV1, छाया भंडारण LV1। उसने पहले कौशल का विवरण जांचा। कौशल छाया निष्कर्षण LV1, वर्ग विशिष्ट कौशल। सक्रिय करने के लिए आवश्यक MP कोई नहीं।
हाल ही में मृत जीवन रूप से MP को निकालकर एक छाया सैनिक बनाता है। लक्ष्य के मूल स्टेट मानों के साथ साथ उसकी मृत्यु के बाद की समयावधि के आधार पर निष्कर्षण विफलता की संभावना अधिक बढ़ जाएगी। निकाली जा सकने वाली छायाओं की संख्या 30/30। स्किल पर स्पष्टीकरण पढ़ने के बाद ही उसे इन काले सैनिकों की पहचान का एहसास हुआ। वे सभी मरे नहीं हैं। छाया सैनिक राक्षस मृतकों की छाया से बाहर निकाले गए। जिन वू ने अपनी लार निगल ली। अगर ये चीजें सचमुच मेरे सैनिक हैं तो। जिन वू ने अपना हाथ उठाया और अपनी दाहिनी ओर इशारा किया, और सभी सैनिकों ने समान रूप से अपने शरीर को दाहिनी ओर झुका लिया। उसके हाथ का सिरा धीरे धीरे उसके सामने की ओर चला गया, और सैनिक भी उसके पीछे पीछे चलकर धीरे धीरे अपना मोर्चा संभाल रहे थे। जिन वू उनके बीच में खड़ा था। उसने अपने धड़कते दिल को शांत करने की पूरी कोशिश की और अपना हाथ नीचे कर लिया, और उस समय पर ही हर एक सैनिक ने उसके सामने घुटने टेक दिए। वे उसकी इच्छानुसार चल रहे थे। जैसे ही उसके होठों के सिरे ऊपर उठे, जिन वू ने प्रशंसा की हल्की सांस छोड़ी। क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? चैप्टर 53। जिन वू के दिमाग में एक विचार कौंधा। मुझे इस तरह समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसने अपने नए कौशल की शक्ति देखी थी। अब वह पराजित राक्षसों को अपने सैनिकों में बदल सकता था। यदि ऐसा था तो क्या आसपास कोई राक्षस नहीं था कि उसे तुरंत अपना नौकर बनाना पड़े? जिन वो कवचों के ढेर पर चढ़ गया जो कभी विशाल लौह गोलेम हुआ करता था और शीर्ष पर खड़ा था। इतना ऊपर होने के कारण वह बॉस के पूरे कमरे पर कब्जा कर सकता था। जैसे जैसे उसकी दृष्टि तेज होती गई, जिन वू ने चारों ओर खोज की। दिशा की पुष्टि करते हुए जिन वू तुरंत वहां भागा। शायद वह वास्तव में व्यथित महसूस कर रहा था। वह पलक झपकते ही वहां पहुंच गया, भले ही उसने डैश कौशल का उपयोग नहीं किया था। जिन वू ने उस राक्षस की लाश को देखा जिसकी वह छाया निकालने की योजना बना रहा था, और सूखी लार निगल ली। जीव ठीक उसी स्थान पर रहा जहां उसने उसे मारा था। इग्रिट द क्रिम्सन। मोटी मजबूत दीवार में आधे दबे हुए लाल बख्तरबंद बिना सिर वाले शूरवीर की दृष्टि बता रही थी कि उस समय उसकी स्थिति कितनी विकट थी। जिन वो इग्रिट के सामने खड़ा था। हो सकता है कि यह कोई डरावना दुश्मन रहा हो जिसने कुछ घंटे पहले ही उसे जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन अब यह शायद सबसे अच्छा घटक था जो उसे मिल सकता था। सौभाग्य से उसने इग्रिट से धीरे धीरे काला धुआं निकलते देखा, ठीक वैसे ही जैसे अन्य गिरे हुए शूरवीरों के साथ होता था। चयनित लक्ष्य पर छाया निष्कर्षण करना संभव है। जिन वू की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई। अच्छा, वह पहले से ही जानता था। जिन वू ने एक छोटी लेकिन गहरी सांस ली और आदेश वाक्यांश बोला। उसने कौशल शैडो एक्सट्रैक्शन के लिए सक्रिय वाक्यांश बोला। हालांकि कौशल सक्रिय नहीं हुआ। जिन वू ने अपना सिर इधर उधर झुकाया और फिर से आदेश वाक्यांश कहने ही वाला था, लेकिन फिर एक रिंग के बाद कई चेतावनी संदेश सामने आए। आपने निकाली जा सकने वाली छायाओं की संख्या पार कर ली है। यदि आप शैडो एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं तो आपको अपने सैनिकों के एक हिस्से या सभी को एक्सट्रैक्शन कैंसिलेशन के माध्यम से शून्यता की दुनिया में वापस लौटाना होगा। एक बार शून्यता में लौटने के बाद छाया सैनिकों को वापस नहीं बुलाया जा सकता है। अरे हाँ, ऐसा ही कुछ था। कौशल के स्पष्टीकरण के अंत में कुछ ऐसा था जिस पर उसे ध्यान देना चाहिए था। निकाली जा सकने वाली छायाओं की संख्या 30/30। वह अधिकतम 30 निष्कासन कर सकता था। इसका मतलब था कि उसके सैनिकों की संख्या वर्तमान में 30 थी। जिन वू ने अपने पीछे देखा। उसके ध्यान देने से पहले ही छाया सैनिकों ने उसका पीछा किया था और वे सावधान खड़े थे। उन्होंने कब किया? शायद छाया सैनिक की उसकी उपाधि के अनुरूप वे बिना कोई आवाज किए इधर उधर घूमते दिख रहे थे। जो भी मामला रहा हो, अगर वह इग्रिट की छाया को हटाना चाहता था तो उसे इन लोगों में से एक से छुटकारा पाना होगा, जैसा कि सिस्टम ने संकेत दिया था। लेकिन अभी कुछ ही समय हुआ था। फिर भी जब उसने सोचा कि वे उसके सैनिक हैं, तो वह उनमें से किसी को भी बर्खास्त नहीं करना चाहता था। क्या वह पहले से ही उनसे जुड़ गया था? दुखी, अनिच्छुक अभिव्यक्ति के साथ जिन वू ने धीरे धीरे अपने प्रत्येक छाया सैनिक को स्कैन किया। जैसे ही उसकी नजर सैनिकों पर पड़ी, उनके नाम और स्तर उसकी नजर के सामने आ गए। शैडो इन्फेंट्रीमैन LV1 नियमित ग्रेड। शैडो इन्फेंट्रीमैन LV1 नियमित ग्रेड। सबका नाम और स्तर एक ही था। ओह ठीक है, उनकी उत्पत्ति बिल्कुल एक जैसी थी, इसलिए। लेकिन फिर उसे पैदल सैनिकों के ठीक पीछे 3 अलग अलग रंग के सैनिक मिले। नियमित पैदल सैनिकों के विपरीत ये लोग लबादे पहने हुए थे। छाया जादू सैनिक LV1 कुलीन वर्ग। उसने तुरंत पता लगा लिया कि वे क्या थे।
आयरन गोलेम को नियंत्रित करने वाले 3 जादूगर भी मरे हुए के रूप में पुनर्जीवित हो गए होंगे जब उसने अभी अभी अपना उठो आदेश दिया था। तो 27 पैदल सैनिक और 3 जादूगर, यही कारण है कि दुर्लभ होना एक अच्छी बात थी। उसने कम संख्या वाले जादूगरों को बाहर कर दिया और निष्कर्षण को रद्द करने के लिए अपने से निकटतम पैदल सैनिक को चुना। और उसे इस बात का बहुत अफसोस था। निष्कर्षण रद्दीकरण। सिपाही काले धुएं में बदल गया और हवा में बिखर गया। उसका एक निशान भी नहीं बचा। जिन वू ने अपना ध्यान वापस इग्रिड पर केंद्रित करने से पहले क्षमा प्रार्थी भाव के साथ थोड़ी देर के लिए गायब सैनिक के स्थान को देखा। उसकी तैयारी पूरी थी, यहां तक कि उसे अपने एक अद्भुत सैनिक का बलिदान भी देना पड़ा ताकि वह इग्रिड को छाया में बदल सके। तो उसे बस यहां कुछ परिणाम देखने थे, कार्य करने का समय, जबकि सूरज अभी भी चमक रहा है। जिन वू ने तुरंत निष्कर्षण की कोशिश की। जब उसने ऐसा किया तो इग्रिड के नीचे की छाया हिलने डुलने लगी, मानो उसमें जान आ गई हो। ये वैसी ही प्रतिक्रिया थी जैसी अभी अभी उसने शूरवीरों से परछाइयां निकाली थी। ठीक है, अच्छा। जिन वू ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। इस बात का उसे अच्छा एहसास था। छाया निष्कर्षण शुरू हो गया है। निकालने का प्रयास। इग्रिड अपने निष्कर्षण के बाद कैसा दिखेगा? जिन वू के हाथ प्रत्याशा के पसीने से चिकने हो गए। दुर्भाग्य से धातु की प्लेट के आधे टूटने जैसी एक यांत्रिक बीप उसके सिर के अंदर बजी। छाया निष्कर्षण विफल हो गया है। क्या 2 और प्रयास शेष है? ये सुनकर कि उसके पास अभी भी और मौके बाकी हैं, जिन वू ने राहत की लंबी सांस ली। रुको, अब मैं इसके बारे में सोचता हूं। कौशल के स्पष्टीकरण में निश्चित रूप से कहा गया है कि लक्ष्य के स्टेट मूल्यों के आधार पर निष्कर्षण विफलता की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव करने के बाद वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा लगा जैसे उसके सिर के पीछे तमाचा मारा गया हो। यह उसकी पहली असफलता का स्वाद था। इतना ही नहीं, उसके प्रयासों की संख्या पर भी प्रतिबंध था। तो मेरे पास 2 और प्रयास शेष हैं। यदि वह दोनों प्रयासों में विफल रहा तो क्या इसका मतलब यह है कि इग्रिड की छाया उस शून्यता में गायब हो जाएगी, जैसा कि बलिदान किए गए पैदल सैनिक ने किया था? सबसे खराब स्थिति की कल्पना करते हुए उसे एक पल के लिए चक्कर आ गया। जिन वू ने अपना मन साफ करने के लिए जल्दी से अपना सिर हिलाया। आइए इस बारे में नकारात्मक सोचना बंद करें। दरअसल केवल सकारात्मक विचार। क्या किसी ने यह नहीं कहा कि यदि आप ईमानदारी से विश्वास करें तो ब्रह्मांड आपकी मदद करने का रास्ता खोज लेगा? चिंता और प्रत्याशा के अंदर रहते हुए जिन वू ने दूसरी बार निष्कर्षण का प्रयास किया। बहुत बुरा, उसकी उम्मीद एक बार फिर बुरी तरह ध्वस्त हो गई। छाया निष्कर्षण विफल हो गया है। एक और प्रयास शेष। इस आदमी ने उसे जीवित रहते हुए बहुत परेशानियां दी और यहां तक कि मृत्यु में भी यह उसे कुछ गंभीर सिरदर्द देने में कामयाब रहा। और यहां वह आशा के विरुद्ध आशा कर रहा था। अब जबकि वह लगातार 2 बार असफल हो चुका था, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी, सब कुछ थोड़ा अंधकार में लग रहा था। जिन वू ने गहरी सांस ली और छोड़ी। इसके बाद कोई और प्रयास शेष नहीं रहा। उनके पास सिर्फ एक और शॉट बचा था। जिन वू ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने विचारों को पुनर्गठित किया। ठीक है, ये प्रतिशत और बाधाओं से अधिक कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन यह संभव था कि इग्रिड की छाया पाने की उसकी इच्छा इतनी गंभीर या मजबूत नहीं थी। जिन वू ने धीरे से अपनी आंखें फिर से खोली। उसने महसूस किया कि इग्रिड से उठ रहा काला धुआं उसकी ओर बढ़ रहा है और उससे इसे बचाने की गुहार लगा रहा है। जिन वू पहले से कहीं अधिक गंभीर हो गया और उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, मानो धुएं के उस याचना भरे हाथ को पकड़ लिया हो। उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, तब उसे स्वयं इसका बिल्कुल एहसास नहीं हुआ था, लेकिन जिन वू की आवाज पहले से कहीं अधिक भारी और गंभीर लग रही थी और यह पूरे बॉस रूम में गूंज रही थी। यह तब था, कहीं से एक गहरी चीख सुनाई दे रही थी और बॉस के कमरे में ठंडी भयानक हवा चल रही थी। क्या यही नहीं? जिन वू की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई। उसे पहले भी इसी तरह की स्थिति का सामना करने की याद आई। वापस जब उसके पैदल सैनिक पहली बार छाया से बाहर आए। जैसी उसकी आशा थी, जैसे ही लंबी चीख खत्म हुई, एक लंबा काला हाथ छाया से बाहर निकला। और जब वह हाथ जमीन पर दबा तो उसके सामने एक नया संदेश उभर आया। शैडो एक्सट्रैक्शन सफल रहा। जिन वू ने खुशी की चीख निकाली। उसने कसकर अपनी मुट्ठियां भींच ली। सफलता का स्वाद और भी मीठा था, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए उसे 2 असफलताओं से गुजरना पड़ा था। हालांकि अच्छी खबर यही खत्म नहीं हुई। संप्रभु की आवाज ने दिवंगत की लड़ाई की भावना को जागृत कर दिया था। आप अपने छाया सैनिक को मजबूत करने में सफल रहे हैं। छाया का स्तर अब 7 से शुरू होगा। मैं मजबूत करने में सफल रहा। क्या
एक छाया का प्रारंभिक स्तर 1 से अधिक हो सकता है। जिन वू की आंखें एक बार फिर चौड़ी हो गईं। जैसा कि संदेश में कहा गया था, छाया से निकलने वाले काले शूरवीर की स्थिति स्तर 7 थी। जिन वू ने हल्की सी हौंफ के साथ कहा। नई उभरी परछाई बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी उसकी यादों में थी। पतवार से जुड़ा हुआ अयाल, इसके पूरे शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ अत्यधिक फैशनेबल कवच, वह महान गरिमा में टोपी। अंतर केवल इतना है कि रक्त जैसा कवच अब गहरे काले रंग का हो गया है। बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। अगर किसी ने उसे बताया होता कि इग्रिट अभी अभी जीवन में लौटा है, तो उसे शायद इस पर विश्वास हो गया होता। नवजात इग्रिट ने उसके प्रति शत्रुता का एक भी संकेत प्रदर्शित नहीं किया। नहीं, वह वहीं चुपचाप खड़ा रहा, जिन वू द्वारा उसे नया आदेश देने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही जिन वू ने इग्रिट को देखा, उसका दिल उत्साह से धड़कने लगा और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान उभरी हुई थी। भले ही उसका दिल धड़क रहा था, फिर भी कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह उत्सुक था। जिन वू की नजर इग्रिट के सिर के ठीक ऊपर चली गई। इस आदमी का कोई नाम क्यों नहीं है? क्वेश्चन मार्क। LV 7 शूरवीर ग्रेड। किसी अजीब कारण से इसके नाम के स्थान पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगा दिए गए और इसका ग्रेड भी अलग है। वह समझ गया कि उस मजबूत करने वाली चीज के कारण इसका स्तर ऊंचा था, लेकिन फिर भी इस आदमी ने नियमित पैदल सैनिकों से काफी अंतर प्रदर्शित किया। शायद इसने जिन वू के दिमाग को पढ़ा, क्योंकि सिस्टम ने उसे उत्कृष्ट समय के साथ एक नया संदेश भेजा था। आप एक नाइट ग्रेड सैनिक को एक नाम दे सकते हैं। प्रदत्त नाम तब तक बरकरार रखा जाएगा जब तक कि छाया सैनिक को बर्खास्त नहीं कर दिया जाता। कृपया सैनिक का नाम सेट करें। कोई नाम है क्या? पहले तो वह इस अप्रत्याशित मांग से उलझन में था, लेकिन जल्द ही उसे याद आया कि इस लड़के का पहले से ही एक नाम था और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसे इसके मूल नाम से बुलाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कृपया सैनिक का नाम सेट करें। संदेश ऐसे झपकाया मानो पहले से ही नामकरण के लिए उससे आग्रह कर रहा हो। जिन वू ने अपना मुंह खोला। इग्रिट द क्रिस। नहीं, 1 मिनट रुकें। जब सिस्टम ने उससे नाम सेट करने के लिए कहा, तो इसका मतलब था कि उसे यहां से इस आदमी को कॉल करने के लिए उस नाम का उपयोग करना होगा। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अब से हर समय इसे इग्रिट ब्ला ब्ला कहना होगा? इसके बारे में सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये बहुत घटिया है। अंत में उसने नाम को कुछ छोटा करने का निर्णय लिया। इग्रिट। क्या आप नाम इग्रिट रखेंगे? ये सही है। जैसे ही जिन वू ने बात की, व्यक्ति के सिर पर प्रश्न चिन्ह गायब हो गए और इग्रिट नाम वहां दिखाई दिया। इग्रिट LV 7 शूरवीर ग्रेड। उसने बस इसे इसका मूल नाम दे दिया था। फिर भी जिन वू को अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने कुछ बहुत ही अद्भुत उपलब्धि हासिल की है। वह ये जानकर संतोष से भर गया कि यह नाइट अब उसका वफादार सैनिक है। मेरा अपना वफादार सैनिक। जिन वू ने अपने पीछे देखा। 29 छाया सैनिक अभी भी वहां थे, उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिलहाल संख्या बहुत कम थी, केवल 30। या तो ऐसा इसलिए था क्योंकि शैडो एक्सट्रैक्शन का कौशल स्तर बहुत कम था, या क्योंकि उसका इंटेलिजेंस स्टेट अभी तक पर्याप्त ऊंचा नहीं उठाया गया था। लेकिन उसे एक बात का यकीन था, और वह ये कि उसके सैनिकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हाँ, मेरे पास सचमुच एक नई सेना है। इतना ही नहीं, वे कोई कंकाल और लाशें नहीं, बल्कि परछाइयों की एक सेना थी। अब केवल एक ही समस्या शेष थी, और इसी तरह वह इन लोगों के साथ घूमता था। अब इससे उसे थोड़ा सिरदर्द होने लगा। कंकाल या छाया से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये लोग सड़कों पर स्वतंत्र रूप से घूमे तो ये बहुत ही आकर्षक होगा। क्या यही सब होगा? ये कौशल पहले से ही सामान्य लोगों द्वारा इसे एक हंटर के पास मौजूद कई जागृत क्षमताओं में से एक के रूप में स्वीकार करने से कहीं आगे था। या तो वह लगातार निगरानी में रहेगा, या इससे भी बदतर, कोई उससे समन को खारिज करने की भी मांग कर सकता है। वू जिनचेओल, कोरियाई हंटर एसोसिएशन के मॉनिटरिंग डिवीजन के अनुभाग प्रमुख। ये सोचकर कि उस आदमी जैसे भरे हुए दिखने वाले लोग हर दिन उसके पास आएंगे और भविष्य में उसे परेशान करेंगे, जिन वू को ऐसा लगा जैसे वह पहले ही निराशा से मर जाएगा। शायद इसीलिए अगला कौशल अस्तित्व में था। कौशल। जिन वू ने अपनी स्किल विंडो बुलाई। कक्षा विशिष्ट कौशल, सक्रिय कौशल, शैडो एक्सट्रैक्शन LV 1, छाया भंडारण LV 1। उसने अब तक जिस कौशल का केवल नाम जांचा है, उसके अलावा और कुछ नहीं। छाया भंडारण। केवल उस नाम ने ही उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह कौशल उसे इस प्रकार की स्थितियों में मदद करेगा। चैप्टर 54 कौशल, छाया भंडारण LV 1, वर्ग विशिष्ट कौशल। सक्रिय करने की आवश्यकता है, कोई नहीं। छाया सैनिकों को सम्मान करता कि छाया के अंदर संग्रहित करता है।
संग्रहित सैनिकों को वापस खुले में बुलाया जा सकता है या बुलाने वाले की इच्छानुसार किसी भी समय वापस समाहित किया जा सकता है। संग्रहित छाया सैनिकों की संख्या 0/20। मैं जानता था। जिन वू ने सिर हिलाया। चून की कौशल के नाम में भंडारण शब्द था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि इसका सैनिकों को भंडारित करने से कुछ लेना देना होगा। दुर्भाग्य से एक हिस्सा ऐसा था जो उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग साबित हुआ। नंबर कैसे आया? वह जितने सैनिक जमा कर सकता था, उनकी संख्या उसके द्वारा बनाए गए सैनिकों की तुलना में काफी कम थी। वास्तव में वह 30 बना सकता था, फिर भी वह केवल 20 ही संग्रहित कर सका। मतलब उसे 10 और निकालने पड़े। अब यह बेकार है। आपके हाथ की 10 में से ऐसी कौन सी उंगली है जिसे काटने पर दर्द न हो? केवल एक को त्यागने से उसका दिल दुखता था, लेकिन अब उसे 10 को त्यागना पड़ा। जिन वू ने अपने चेहरे पर एकाकी भाव के साथ सैनिकों को देखा। जाहिर है, नाइट ग्रेड इग्रिड को बाहर रखा गया था। 3 जादुई सैनिकों को भी बाहर रखा गया, क्योंकि उन्हें प्रतिस्थापित करना कठिन होगा और संख्या में भी कम होंगे। दिन के अंत में सबसे अधिक प्रयोज्य पैदल सैनिक ही रहे। पिछली बार उसने अपने सबसे करीब वाले को चुना था, इसलिए इस बार उसने उन 10 को चुना जो उससे सबसे दूर थे और उनका बुलावा रद्द कर दिया। उसने अगले जीवन में उनकी खुशी के लिए प्रार्थना की और फिर पलक झपकते ही वे 10 सैनिक धूल में मिल गए और इस दुनिया से गायब हो गए। शुक्र है, उसके दिल को पहली बार जितना दर्द नहीं हुआ। क्या बुद्धिमान बूढ़े का ये कहना था कि पहली बार हमेशा सबसे कठिन होता है? किसी भी स्थिति में जिन वू ने सैनिकों पर एक आखिरी नजर डाली और शैडो स्टोरेज को सक्रिय कर दिया। जब उसने ऐसा किया तो इग्रिड सहित सभी छाया सैनिक छाया बनकर लौट आए, जैसे कि वे अत्यधिक उच्च तापमान में पकड़े गए बर्फ के टुकड़े की तरह पिघल रहे हों। वे सभी परछाइयां उसके पैरों के नीचे एकत्रित हो गईं। तो यह मेरी छाया में समा जाने वाली चीज है। ये वैसा ही था जैसा लेबल पर कहा गया था, छायाएं जिन वू की छाया में समाहित हो गईं। ये भी इतनी जल्दी हुआ। उसके सभी सैनिक पलक झपकते ही बिना किसी निशान के गायब हो गए। मैंने ही ये किया है, फिर भी मैं खुद इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। अब पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर जिन वो अपनी ही परछाई को घूरता रहा। ये तब था मानो वह इसी का इंतजार कर रही थी। एक के बाद एक यांत्रिक बीपें गूंज उठी। आपने सभी वर्ग विशिष्ट कौशलों के साथ प्रयोग किया है। वर्ग परिवर्तन अब संपन्न हो गया है। निकास गेट अब जेनरेट किया जाएगा। तो आखिरकार यह खत्म हो गया। ये कितना लंबा और कठिन रास्ता था। जिन वू ने बॉस के कमरे के अंदरूनी हिस्से को देखा, उसकी आंखें यादों से भरी थीं। सर्वत्र भयंकर युद्ध का प्रमाण दिखाई देने लगा। टूटे फूटे शूरवीर जिन दीवारों पर दरारें हैं, एक टूटा हुआ पत्थर का खंभा और उसी खंभे को चकनाचूर करने के लिए जिम्मेदार आयरन गोलेम। अब एक कबाड़ के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि अपने संघर्षों के मुआवजे के रूप में वह अब इतना अधिक लाभ लेकर जा रहा था। एक नया वर्ग और कौशल, उनके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण चीजें, साथ ही शक्तिशाली नए सहयोगी। उसके होठों पर स्वाभाविक रूप से एक विस्तृत मुस्कान तैर गई। बिना किसी हिचकिचाहट के जिन वो पलट गया। बाहरी दुनिया से जुड़ने वाला गेट चुपचाप उसका इंतजार कर रहा था, मानो उसे उसके सफल साहसिक कार्य के लिए बधाई दे रहा हो। उसने बाहर कदम रखा तो पल भर में माहौल बदल गया और वह स्थानीय पहाड़ी के खाली स्थान पर वापस आ गया था। यह कोई और नहीं बल्कि वही स्थान था जहां उसने अपनी कक्षा परिवर्तन खोज की शुरुआत की थी। समय सुबह 5 बजे का बताया गया। सूर्योदय का समय हो चुका था। जिन वू ने समय की पुष्टि करते हुए अपनी जीभ चटकाए। अगर मुझे पता था कि खोज को पूरा होने में इतना समय लगेगा, तो मुझे पहले ही जिन आह के लिए एक संदेश छोड़ देना चाहिए था। तब कितनी राहत की बात थी कि जब वह एसोसिएशन के लिए काम कर रहा था, तब वह अक्सर उम्मीद से अधिक समय तक चलने वाली छापेमारी के कारण देर से घर आता था। जिन वू ने आखिरी बार अपने पीछे देखा, लेकिन जिस गेट से वह अभी निकला था वह पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। जब उस स्थान को देखा जहां गेट हुआ करता था, तो ऐसा लगा जैसे वह एक लंबे सपने से जाग गया हो। क्या वो सपना था? नहीं, ये संभव नहीं था। जिन वू ने अपने निकटतम क्षेत्र का निरीक्षण किया। सैनिक गहरे काले कवच में सजे हुए थे। जैसे ही उसने उनके बारे में सोचा, वे तेजी से उसकी छाया से बाहर आ गए। सबसे पहले उसने उन्हें केवल राक्षसों से अधिक कुछ नहीं समझा। छाया सैनिक। उसके द्वारा बुलाए जाने के बाद राक्षस मृतकों की छाया से बाहर निकल आए। हालांकि यदि ये चीजें राक्षस थीं, तो अब उस व्यक्ति को क्या कहा जाना चाहिए जो उन्हें स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता है? जिन वो धीरे से मुस्कुराया। ठीक है, इससे किसी भी तरह कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन वू ने सैनिकों को वापस अपनी छाया में रखा। उसने देखा कि पहाड़ से नीचे उतरते हुए उसके कदम हल्के और प्रसन्न थे।
जिन वो दिन में देर तक सोता रहा, लेकिन उससे मदद नहीं मिल सकी। जब वह घर वापस आया तब तक सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। जिन वो की मीठी नींद अंततः उसके स्मार्टफोन की रिंगटोन से टूट गई। उसका हाथ उसके सिर के पास इधर उधर टटोला और कुछ कठिनाई के बाद उसका फोन मिल गया। हेलो। सूखे गले से उसकी आवाज फूट पड़ी। भाई, तुम अभी भी सो रहे थे? आपको पता है कि समय क्या हुआ है? स्पीकर से जिन आह की चौंकी हुई आवाज निकली। तो उसने उससे वापस पूछा, ठीक है, अभी क्या समय हुआ है? दोपहर के 2 बज रहे हैं। क्या? उसने अधखुली आंखों से फोन की स्क्रीन पर समय देखा। वह सच कह रही थी। भाई, तुम भूले नहीं कि तुम्हें आज मेरे स्कूल आना था, है ना? उसकी आवाज चिंतित लग रही थी। जिन वू ने अंततः अपने ऊपरी शरीर को ऊपर उठाया, यद्यपि बहुत धीरे से। मुझे वहां अधिकतम किस समय पहुंचना चाहिए? 5 से पहले। मुझे देर नहीं होगी, इसलिए चिंता मत करो। जैसी मेरी भाई से अपेक्षा थी। जब आप स्कूल के पास हो तो पहले मुझे कॉल करें, ठीक है? जिनाह ने अपना आकर्षक आक्रमण चालू किया और उसके तुरंत बाद कॉल समाप्त कर दी। धीरे धीरे बिस्तर से उठने से पहले जिन वू ने अपने बिखरे बालों को थोड़ा खुजलाया। अगर उसे तैयार होना होता तो उसके पास ज्यादा समय नहीं बचता था। ठीक है, आखिरकार मैं अपनी बहन की होमरूम टीचर से मिलने जा रहा हूँ। इतना ही नहीं, ये शिक्षिका हाई स्कूल में उसके 3रे वर्ष की प्रभारी होगी, जो किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अवधियों में से एक है। तो मैं अब कुछ भी नहीं पहन सकता। उसने कोठरी खोली और उसमें रखे कपड़ों को खंगाला। हालांकि उसका स्वागत धूल भरी फफूंदयुक्त गंध से हुआ। निस्संदेह इसकी गंध बिल्कुल भी सुखद नहीं थी। जिन वू की नाराजगी गहरी हो गई। उसने इधर उधर खोजना जारी रखा, लेकिन उसे केवल एक पुराना बिजनेस सूट ही मिला, जो उसने कभी अपने हाई स्कूल ग्रेजुएशन के दौरान पहना था। क्या अब यह मुझे फिट भी बैठेगा? वह उम्मीद के विपरीत उम्मीद कर रहा था, लेकिन ठीक है, जैसी कि उम्मीद थी, कपड़े बहुत आरामदायक थे और वह अपनी बाहें भी नहीं हिला पा रहा था। हाँ, मेरा शरीर हाल ही में बहुत बड़ा हो गया है। पुराने कपड़े पहनने से उसकी वर्तमान वास्तविकता की स्पष्ट तस्वीर सामने आ गई। सचमुच, सूट लगभग फट रहा था। अब वह क्या करे? जिन वो सोच रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन तभी उसकी नजर बैंक बुक पर पड़ी जो यू जिन्हो ने उसे एक दिन पहले दी थी। यह उन सभी जादुई क्रिस्टलों को बेचने से प्राप्त आय से भरा हुआ खाता था। उसके होठों पर मुस्कान आने से पहले उसने अपनी निगाहें अपने लगभग फटे हुए कपड़ों और बैंक की उस किताब पर, जिस पर अभी भी नई मोहर लगी हुई थी, बीच बीच में देखा। थोड़ी देर हो गई, लेकिन क्या मुझे खरीदारी के लिए जाना चाहिए? हालांकि उससे पहले उसे एक छोटी सी बात की पुष्टि करनी थी। दरअसल यह उससे थोड़ा बड़ा था, लेकिन फिर भी। जिन वू ने पुराना बिजनेस सूट उतार दिया और बिस्तर के किनारे पर बैठकर अपनी स्टेटस विंडो बुलाई। आंकड़े। इसके साथ ही उसकी आंखों के सामने अक्षरों और अंकों से भरा एक लंबा बोर्ड आ गया। नाम, सियोंग जिनवू। स्तर 51। वर्ग, छाया संप्रभु। शीर्षक, भेड़ियों का वध करने वाला। HP 11035। MP 1022। थकान 0। आंकड़े। ताकत 132। सहनशक्ति 91। एजिलिटी 111। बुद्धि 70। धारणा 93। वितरित करने के लिए उपलब्ध अंक 10। शारीरिक क्षति में कमी 46%। कौशल, निष्क्रिय कौशल। अज्ञात LV। अधिकतम शारीरिक LV 1। हाई ग्रेड डैगर तकनीक LV 1। सक्रिय कौशल -LV 2। डराना LV 1। LV को लक्षित करने वाले महत्वपूर्ण बिंदु 2। डैगर थ्रो LV 1। स्टील्थ LV 1। कक्षा विशिष्ट कौशल। सक्रिय कौशल, शैडो एक्सट्रैक्शन LV 1। छाया भंडारण LV 1। सुसज्जित वस्तुएं, रेड नाइट्स हेल्म S। द्वारपाल का हार A। सुपीरियर नाइट ब्रेस्टप्लेट B। सुपीरियर नाइट्स गॉन्टलेट B। सुपीरियर मैज रिंग B। मध्यवर्ती हत्यारे के जूते C। जिन वो केवल व्यंग्यपूर्वक हंस सकता था, क्योंकि उसकी स्टेटस विंडो हमेशा हमेशा के लिए चलती हुई प्रतीत होती थी। अभी कुछ समय पहले ही पता चला था कि यहां इस खंड पर कुछ भी नहीं था। सचमुच, एक बार ऐसा भी समय आया था, लेकिन अब उसके कौशल और सुसज्जित वस्तुओं को देखकर ही उसका सिर चकरा गया। फिर भी उसकी कक्षा निश्चित रूप से उसका ध्यान खींचने में कामयाब रही। वर्ग, छाया संप्रभु। ये कॉलम कल ही कोई नहीं हुआ करता था। सच कहूं तो जब भी उसे अपनी स्टेटस विंडो देखनी होती थी तो वह उस शब्द से परेशान हो जाता था। इसका कारण स्वाभाविक रूप से कोई नहीं से पहले आया शब्द उसका क्लास था। यदि कोई शिकारी किसी छापे में भाग नहीं ले रहा था, तो वह एक बेरोजगार व्यक्ति से अलग नहीं होगा।
वैसे भी अधिकांश अन्य लोग यही सोचेंगे। लेकिन फिर उसे स्टेटस विंडो में नौकरी नहीं को देखते रहना पड़ा जहां उसके स्टेट मान दर्ज किए गए थे, तो वह इससे परेशान कैसे महसूस नहीं कर सकता था। उसने कहा कि एक बार जब आप कछुए से चौंक जाते हैं तो आप बर्तन के ढक्कन से भयभीत होते रहेंगे। अतीत में जब भी उसने अपने क्लास कॉलम पर नजर डाली तो वह कुछ निराश हुए बिना नहीं रह सका। वह जानता था कि वास्तव में इसका मतलब उसकी नौकरी की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी वह इससे काफी परेशान महसूस करता था। हालांकि आज के बाद उसे ऐसी बातों का मन नहीं रखना पड़ा। जिन वो अनियंत्रित रूप से हंसा। हाँ, इसे ही वे हीन भावना कहते हैं। यदि उसने अन्य शिकारियों की तरह बहुत सारा पैसा कमाया होता तो उसे वास्तव में इसकी परवाह नहीं होती कि कालकोठरी पर छापा मारने के अलावा अन्य लोग उसके जीवन के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह एक शिकारी के रूप में अपनी स्थिति आत्मविश्वास से किसी के सामने प्रकट नहीं कर सका, क्योंकि वह एक मामूली रैंकी का व्यक्ति था जो मुश्किल से अपनी जान की रक्षा कर सकता था। इसीलिए मैं रैंकी हंटर हूं। जब भी उसने ये शब्द कहे, हंटर्स के बारे में कुछ भी जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति हमेशा यही कहेगा कि वह सबके हित के लिए बहुत कठिन काम कर रहा है, लेकिन जब उसकी पीठ मुड़ती थी तो वे उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते थे। यही कारण है कि उसने इस पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन अब वह वास्तव में एक अच्छी नौकरी का मालिक था, नहीं, वास्तव में एक विशेष गुण। निस्संदेह उसकी नौकरी अभी भी एक शिकारी के रूप में ही बनी हुई है, यदि वह इसका वर्णन करे तो। खैर, यह कहना अधिक सही होगा कि अब उसमें शैडो संप्रभु का विशेष गुण आ गया है। हालांकि यह वह करियर पथ नहीं था जिसकी मैं तलाश कर रहा था, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। नहीं, पछतावे के बजाय वह इस बात से पूरी तरह संतुष्ट था कि चीजें कैसे घटित हुई। यदि यह उसका कमरा नहीं होता तो उसने तुरंत इग्रिट और अन्य सैनिकों को बुलाया होता। वह वास्तव में अपनी आंखों से अपने संबंध की युद्ध क्षमताओं की पुष्टि करना चाहता था। क्या होगा यदि ये लोग जीवित रहते हुए ही अपनी युद्ध कौशल का 100% प्रदर्शित करने में सक्षम हो जाएं? हालांकि मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। फिर भी इसकी कल्पना मात्र से उसका दिल धड़कने लगा। जब जिन वू ने अपने दिमाग में भविष्य के छापों के कई सिमुलेशन चलाए तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक वह वास्तव में उत्सुक हो गया कि यू जिन हो कैसे प्रतिक्रिया देगा। जब जिन वू ने यू जिन हो की गोल स्तब्ध आंखों और उसके ढीले जबड़े को फर्श पर गिरते हुए देखने की कल्पना की तो उसके मुंह से स्वतः ही हंसी निकल गई। रुको, अब मैं इसके बारे में सोचता हूं। यदि वह किसी भी मृत जीव को अपने सैनिकों में बदल सकता है, और यदि लक्ष्य केवल राक्षसों तक ही सीमित नहीं होते, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं मरे हुए शिकारियों की छाया भी निकाल सकता हूं? यह बिल्कुल स्पष्ट था, लेकिन वह ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं करना चाहता था क्योंकि वह यहां किसी अन्य इंसान के बारे में बात कर रहा था। एक मरा हुआ सैनिक किसी मृत व्यक्ति की पुकार सुनकर उसकी छाया से निकल आता है। इसके बारे में सोचते ही उसे सिहरन होने लगी। अगर मैं ए या एस रैंक हंटर की छाया निकालूं तो क्या होगा? परिणामी छाया सैनिक की युद्ध क्षमता बस इस दुनिया से बाहर हो जाएगी। भले ही एक छाया सैनिक अपनी मूल ताकत का केवल 50% ही प्रदर्शित कर सके, तब तक अकेले उच्च रैंक वाली कालकोठरियों में जाना बेहद संभव होगा, जब तक कि उसके पास उसका समर्थन करने के लिए उसकी परछाइयां हो। उसके धड़कते दिल ने बहुत तेजी से गति पकड़ ली। फिर भी जिन वू ने अपना सिर हिलाया। अगर ऐसा है भी तो किसी व्यक्ति को मरे हुए में बदलना थोड़ा सा। अब ये कुछ ऐसा था जो केवल एक खलनायक ही कर सकता था। इस तरह उसकी युद्ध क्षमता में सुधार हो सकता है, लेकिन वह इतनी दूर तक नहीं जाना चाहता था। जब तक वास्तव में कोई दुष्ट व्यक्ति इस तरह के व्यवहार के योग्य नहीं दिखता, वह निश्चित रूप से उस रास्ते पर नहीं जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि अन्य गंदे शिकारियों से लड़ने के अवसर हर दिन आएंगे, और अगर उसे वह मायावी अवसर मिल भी गया तो पहले उसे कई बाधाओं से पार पाना होगा। खैर, आखिरकार शुरुआत से ही कोई इंसान राक्षस नहीं था। वास्तव में फिलहाल उसे मौजूदा सैनिकों से ही संतुष्ट रहना पड़ा। इसके अलावा मेरे पास इग्रिट है और वह एक बॉस हुआ करता था, तो ये कुछ बात है। लेवल 7 नाइट ग्रेड छाया सैनिक। इसकी क्षमताएं कितनी अच्छी होंगी। जिन वो अगले छापे के लिए इंतजार नहीं कर सका। चैप्टर 55। जिन वू ने खुद से प्रसन्न महसूस करते हुए अपनी निगाहें थोड़ी नीचे झुका ली, फिर उन्हें स्टेटस विंडो में कुछ और दिखाई दिया। शीर्षक, भेड़ियों का वध करने वाला अतिरिक्त वन। और कोई था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसने क्लास चेंज क्वेस्ट के दौरान एक नया शीर्षक भी अर्जित किया। जिन वू ने छिपे हुए शीर्षक के विवरण की जांच की। शीर्षक, जिसने विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की।
यह उपाधि केवल उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने अपनी विपरीत परिस्थितियों पर शानदार ढंग से विजय प्राप्त की है। जैसे जैसे आपका एचपी घटेगा, आपके स्टेट मान बढ़ेंगे। खोए हुए एचपी का 1% इक्वल्स आंकड़ों में 1% लाभ। ये वास्तव में एक अद्भुत बफर था जहां उसका एचपी कम होने के कारण उसके आंकड़े बढ़ जाते थे। शीर्षक भेड़ियों का वध करने वाला भी एक अद्भुत शीर्षक था जो उसे किसी भी और सभी जानवर प्रकार के राक्षसों के खिलाफ 40% आंकड़ों में वृद्धि देगा। हालांकि क्योंकि इसके साथ एक सख्त सक्रिय शर्त जुड़ी हुई थी, उसे अक्सर स्टेट बफ प्राप्त किए बिना ही काम करना पड़ता था। अगर मैं जानवर प्रकार के राक्षसों के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं तो यह उपाधि न होने के समान है। लेकिन अब उसे अद्भुत प्रभाव वाली एक नई उपाधि मिल गई थी। विवरण पढ़ने के बाद उसने सोचा कि इस शीर्षक का प्रभाव उनके निष्क्रिय टेंसिटी से काफी मेल खाएगा। बिना अधिक समय बर्बाद किए जिनवू ने अपना शीर्षक बदल दिया। शीर्षक जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की। जो शीर्षक उसने सेट नहीं किया था वह छिपा हुआ होगा, और यदि उसे इसकी आवश्यकता होगी तो वह उन्हें किसी भी समय बदल भी सकता है। अगला, यह मेरे आंकड़े हैं। कल अपनी कक्षा की अंक सीमा को पार करने के लिए उसे 3 पुरस्कार मिले। 1, उसकी कक्षा उच्च श्रेणी संस्करण में बदल गई। 2, एक नया शीर्षक, अंत में बोनस स्टेट अंक। आंकड़े, ताकत 132, सहन शक्ति 91, एजिलिटी 111, बुद्धि 70, धारणा 93, वितरित करने के लिए उपलब्ध अंक 10, शारीरिक क्षति में कमी 46%। उसके पास अभी भी 10 अंक आवंटित होने बाकी थे। यदि यह अतीत में होता तो उसने उन सभी को एजिलिटी या धारणा में खर्च कर दिया होता, लेकिन अब चीजें अलग थी। इसके बजाय जिनवू ने इंटेलिजेंस में सभी 10 बिंदुओं को जोड़ दिया। फिर भी उनकी इंटेलिजेंस वैल्यू केवल 80 तक ही पहुंची। आंकड़े, ताकत 132, सहन शक्ति 91, एजिलिटी 111, बुद्धि 80, धारणा 93, वितरित करने के लिए उपलब्ध अंक 0, शारीरिक क्षति में कमी 46%। ताकत या एजिलिटी की तुलना में ये काफी पीछे रह गया। वास्तव में ये स्टेमिना से भी पीछे रह गया, जिस स्टेट को उसने पहले अपनी एजिलिटी बढ़ाते हुए बैक बर्नर पर रखने का फैसला किया था। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि वह अब तक इंटेलिजेंस स्टेट को हेय दृष्टि से देखता रहा था। ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी तरह जादू का प्रयोग करूंगा, इसलिए ये समझ में आता है। कुछ समय के लिए उसने अर्जित प्रत्येक बोनस स्टेट पॉइंट को इंटेलिजेंस में निवेश करने का निर्णय लिया। हालांकि वह इस बीच अपने संघर्ष के तरीके को बदलने की योजना नहीं बना रहा था। मेरा मतलब है, मुझे जो नए कौशल मिले हैं वे आखिरकार हत्या प्रकार के कौशल हैं। भीषण युद्ध के दौरान उसने एक नया कौशल हासिल किया, खंजर फेंकना। ये जानने के लिए कि यह एक खंजर विशेष कौशल था, उसे कौशल विवरण पर नजर डालने की भी जरूरत नहीं थी। कौशल, डैगर थ्रो LV 1, सक्रिय कौशल, सक्रिय करने के लिए आवश्यक MP 30। खंजर के लिए विशेष, खंजर फेंककर नुकसान पहुंचाता है। स्तर जितना ऊंचा होगा, क्षति उतनी ही अधिक होगी, साथ ही सटीकता भी। हाँ, मैं जानता था, वह अपनी लड़ाई एक नजदीकी हाथापाई सेनानी के रूप में लड़ रहा था। वह अपनी वर्तमान युद्ध शैली को नहीं बदलेगा, सिर्फ इसलिए कि उसे एक नई कक्षा और उससे संबंधित कुछ नए कौशल मिल गए हैं। इसलिए वह छाया कौशल को अपने बैकअप के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहा था, जबकि खंजर उसके हमले के प्राथमिक साधन के रूप में रहेगा। ठीक है, कम से कम जब तक मैं अपने इंटेलिजेंस स्टेट को कुछ हद तक उपयोगी स्तर तक बढ़ाने का प्रबंधन नहीं कर लेता, यानी उत्कृष्ट युद्ध क्षमताएं और सैनिक पीछे से उसका समर्थन करने में सक्षम है। नई कक्षा मिलने पर उसने अपने दिमाग में जो योजना बनाई थी वह नहीं बदली थी। लेकिन अगर मेरी प्रारंभिक अपेक्षाओं में कोई एक अंतर है तो वह होगा, इससे उसके सैनिक संभावित रूप से जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक उपयोगी होंगे। कौन अनुमान लगा सकता था कि वह बॉस स्तर के राक्षसों को अपने अधीनस्थों में बदलने में सक्षम था। फिर भी उसने महसूस किया कि यदि वह लड़ने के लिए केवल अपनी छाया पर निर्भर रहेगा तो खंजर और उससे संबंधित कौशल के साथ अपनी दक्षता का उपयोग न करना थोड़ी बर्बादी होगी। साथ ही उसने कुछ घंटे पहले ही नाइट किलर भी खरीदा था। अगर मुझे पता होता कि मैं एक जादूगर जैसा बनूंगा तो शायद मुझे एक जादुई छड़ी या कुछ और खरीदना चाहिए था। निस्संदेह यदि उसने ऐसा किया होता तो वह खोज में सफल नहीं हो पाता और इसके बजाय उसे शूरवीरों के नीचे दफनाया जाता। जिनवू ने स्टेटस विंडो बंद कर दी। ऐसा करने के बाद उसने अपने साथ हुए हर बदलाव की काफी हद तक पुष्टि कर दी थी। 1 सेकंड रुको, अभी क्या समय हुआ है? जब तक वह अपना काम कर रहा था 20 मिनट बीत चुके थे। जिनवू ने अपने सिर के किनारे को खुजाया। मुझे लगता है मुझे जल्दी करनी चाहिए।
जिन वू के होठों के कोने ऊपर उठे हुए थे। उसके संवर्धित स्टैट्स की शक्ति केवल राक्षसों के विरुद्ध लड़ते समय ही प्रभावी साबित नहीं हुई। जब उसने ध्यान केंद्रित किया तो समय धीमा हो गया। हालांकि अधिक सटीक होने के लिए ये जिन वू ही था जो तेज हो गया था। उसने दरवाजा खोला और अपने कमरे से बाहर चला गया। वह बाथरूम में घुस गया और जल्दी से स्नान करने लगा। उसे जो भी कपड़ा मिला उसने पहन लिया और दर्पण के सामने खड़ा हो गया। ये सब और उसे केवल 3 मिनट चाहिए थे। वह तेजी से आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह ऐसा करेगा तो ये पुराना जीर्ण शीर्ण अपार्टमेंट टूट जाएगा। मेरे बाल अभी तक पूरी तरह नहीं सूखे हैं, लेकिन अंतिम परिणाम ये हुआ कि उसने 20 मिनट से अधिक की बचत की, इसलिए अब जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो फिर जाने का समय आ गया है। जिन वो अपने कमरे से बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन उसे कुछ पता चला और वह वहीं रुक गया। उसे अपार्टमेंट की चाबी मिल गई। यह उसकी मेज के ऊपर थी। अतीत में वह थोड़ा आलसी और अनिच्छुक महसूस करता था, लेकिन फिर भी चाबी लेने के लिए पीछे मुड़ा, हालांकि उसने वहां चलने के बजाय बस अपना हाथ बढ़ाया। मेरा मतलब है, अगर मैं ऐसे समय में इसका उपयोग नहीं करता तो मुझे इस कौशल का उपयोग कब मिलेगा। शासक की पहुंच। उसकी खुली हथेली में उड़ने से पहले चाबी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, जैसे कोई मजबूत चुंबक उसे घुमा रहा हो। जिन वू ने चाबी पकड़ ली और ताजगी से मुस्कुराया। पलक झपकते ही जाने के लिए तैयार होकर जिन वू ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसके होठों से एक सीटी की आवाज निकली। जिन वू का पहला पड़ाव बैंक में था। वह सोच रहा था कि जादुई क्रिस्टल की बिक्री से उसके नए बैंक खाते में कितनी नकदी जमा हुई है। मैं पहले नहीं आ सका क्योंकि मैं अब तक बहुत व्यस्त था। छापेमारी टीम के नेता के रूप में यू जिन हो जादुई क्रिस्टल के प्रबंधन का प्रभारी था। उसने जिन वू को जो बताया उसके अनुसार वह बच्चा प्रत्येक दिन के अंत में सभी जादुई क्रिस्टल बेच रहा था और प्रत्येक प्रतिशत इस खाते में जमा कर रहा था। हालांकि उसने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि पैसा कितना होगा। वह जिन हो, वह होने वाली हर छोटी छोटी बात के बारे में मुझे बताता है, लेकिन वास्तव में वह पैसों से जुड़े मुद्दों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे वास्तव में इतनी दिलचस्पी नहीं थी? शायद इसलिए क्योंकि वह बड़ा हुआ और उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। यू जिन हो की रुचि पैसे से जुड़े मामलों से काफी दूर थी। नहीं, वह सेलिब्रिटी गपशप, छापे की कहानियों, गाने या फिल्मों की तर्ज पर था जो उसे पसंद था। इस तरह की चीजें भले ही यह नामात्र की बातचीत थी, फिर भी यह यू जिन हो ही होगा जिसने अकेले ही जोर जोर से चिल्लाया। और जिन वो बस किनारे पर चुपचाप सुनता था और समय समय पर उचित प्रतिक्रिया देता था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, उसके जैसा बातूनी आदमी ने भी अब तक अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा। अब यह बहुत अजीब था। जिन वू ने अपनी उन यादों को खंगाला जब वे पहली बार मिले थे, लेकिन उसे एक भी ऐसा उदाहरण याद नहीं आया जब उसने अपने परिवार का जिक्र किया हो। ये सोचते हुए कि यह बहुत अजीब है, वह बैंक में आ गया था। अच्छा, अब ये कुछ खराब समय है। सभी एटीएम वर्तमान में रखरखाव के अधीन थे। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए जिन वो बैंक शाखा के अंदर चला गया। उसने कतार में अपना नंबर लिया, अपनी बारी का इंतजार किया और अंततः बैंक टेलर के सामने बैठ गया। नमस्ते। बॉब कट बालों वाली एक महिला टेलर, जिसके कान के ठीक नीचे तक बाल थे और एक ताजा मुस्कान थी, ने उससे विनम्रता से पूछा, मैं आज कैसे सेवा में आ सकती हूँ? कृपया, मैं बैंक खाते में वर्तमान में मौजूद राशि देखना चाहूंगा। मैं समझती हूँ। मुस्कुराते हुए महिला टेलर ने बैंक बुक जिन वू द्वारा उसे दी गई ले ली। उसके अपना काम करने की प्रतीक्षा करते हुए जिन वू ने बैंक के अंदर का निरीक्षण किया। गुरुवार की दोपहर सामान्य थी, फिर भी अंदर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। जैसे ही उसने भीड़ को देखना जारी रखा, महिला टेलर को जिन वू के खाते में शेष राशि की पुष्टि करनी पड़ी और उसकी आंखें खुली रह गईं। शेष राशि 1.48 अरब। उसने अंकों की संख्या फिर से जांची, लेकिन बिना किसी संदेह के यह 1 अरब से शुरू हुई। इतना ही नहीं, ये रकम भी उसने काफी समय से जमा नहीं की थी। पिछले लगभग एक सप्ताह के रिकॉर्ड से पता चला है कि हर दिन 100 मिलियन से अधिक वॉन जमा किए गए थे। वह इतना जवान दिखता है, तो ऐसा कैसा लगेगा? महिला टेलर ने शुरू में जिन वू को एक विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में लिया, जो बैंक की किताब को नई छपाई के लिए स्थानीय बैंक में आया था क्योंकि उसकी मां ने उससे ऐसा करने के लिए कहा था। लेकिन अब उसके हाव भाव काफी बदल गए थे। महिला टेलर ने उससे पूछा, उसकी आवाज में केवल गुप्त उद्देश्य की झलक थी। हे भगवान, क्या मैं पूछ सकता हूं, आप जीविकोपार्जन के लिए क्या करते हैं? शायद वह स्वयं अपने गुप्त उद्देश्य से शर्मिंदा थी। महिला बैंक टेलर के गाल धीरे से लाल हो गए क्योंकि उसने सावधानी से जिन वू की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया।
उसने ऐसे उत्तर दिया जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। मैं एक शिकारी हूं। महिला टेलर ने लगभग सहज भाव से धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। उसने जो लोकप्रिय अफवाह सुनी वह वास्तव में सच थी। मैंने सुना है कि हंटर्स ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन सोचने के लिए यह इस स्तर पर होगा। अचानक एक सामान्य कामकाजी वर्ग के कर्मचारी के रूप में उसका जीवन काफी दयनीय हो गया। केवल 1 मिनट पहले तक यह आदमी हर किसी की तरह एक नियमित ग्राहक था, लेकिन अब जिन वो पूरी तरह से किसी अन्य आकाशगंगा के व्यक्ति जैसा दिखता था। वह अवश्य ही एक उच्च रैंक वाला शिकारी होगा, ठीक है। ये राशि कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे औसत कौशल वाला एक औसत शिकारी कभी छूने की उम्मीद कर सकता था। यह उसकी वास्तव में उच्च रैंक वाले हंटर से पहली बार मुलाकात होगी। इस स्थिति की अप्रत्याशितता के कारण उसका दिल थोड़ा तेजी से धड़कने लगा। उसका दिल अब सचमुच कुछ तेज धड़कने लगा था। 1 अरब से अधिक जीती हुई नकदी रखने वाला एक युवा ग्राहक निश्चित रूप से बैंक की नजर में वीआईपी होगा। और ठीक है, वह ग्राहक एक हंटर था, इसलिए उसके साथ वीवीआईपी के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए। और इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह वीवीआईपी बैंक की उंगलियों से फिसल न जाए, महिला कर्मचारी ने बैंक के कई वित्तीय उत्पादों का विज्ञापन करना शुरू कर दिया। हमारे बैंक ने विशेष रूप से आप जैसे वीआईपी ग्राहकों के लिए बिल्कुल नए उत्पाद और सेवाएं लॉन्च की हैं। उसकी मुस्कान अब व्यावसायिक नहीं बल्कि वास्तविक भी थी। महिला बैंक टेलर की नजर अब जिन वू पर टिकी हुई थी। अरे बाप रे, वह उसके वर्तमान स्वरूप को देखकर, जहां उसने आसपास पड़े कुछ कपड़े फेंके होंगे और वह थोड़े बिखरे हुए बाल थे, उसका दिल पहले से कहीं अधिक तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह बहुत व्यस्त आदमी रहा होगा जो आज बैंक में रुकने के लिए कुछ खाली समय निकालने में कामयाब रहा। यह उत्पाद हाल ही में हमारे ग्राहकों के बीच वास्तव में लोकप्रिय साबित हुआ है, इसलिए इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों पर करीब से नजर डालने के बारे में क्या ख्याल है, सर? उसके लिए बहुत बुरा हुआ। जिनवू ने तुरंत मना कर दिया। नहीं धन्यवाद, मैं ठीक हूं। क्या ऐसा है? महिला बैंक टेलर की आवाज में मौके गंवा देने का गहरा अफसोस था। यह महसूस करते हुए कि अगर उसने यहाँ कुछ गलत कहा तो ये बातचीत लंबी खींच सकती है, जिनवू ने तुरंत बैंक बुक ली और सीट से खड़ा हो गया। आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वह बैंक से तुरंत भाग निकला क्योंकि महिला बैंक टेलर की तीखी निगाहें लगातार उसकी पीठ पर पड़ रही थीं। जैसे ही बैंक का दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ, जिनवू ने राहत की सांस ली। जैसे ही उसने हंटर के रूप में अपनी नौकरी का खुलासा किया, उसने बैंक टेलर की अभिव्यक्ति में बदलाव को भांप लिया। अजनबियों का ध्यान और उनकी रुचियां। ये संभवतः अन्य शिकारियों के लिए कुछ सामान्य होगा, लेकिन जिनवू के लिए यह अभी भी कुछ नया था। ठीक है, बेहतर होगा कि अब मुझे इसकी आदत हो जाए। उस पर ध्यान इससे भी बदतर हो जाएगा जब वह पुनः असाइनमेंट परीक्षा से गुजरेगा और एक सुपर उच्च रैंक प्राप्त करेगा। उसने सुना कि विशेष हंटर्स के आसपास भी काफी पत्रकार और प्रशंसक मौजूद थे। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड पर एक गगनचुंबी इमारत के किनारे लगे एक प्रसिद्ध हंटर वाले कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापन को प्रदर्शित किया। गेट्स के दुनिया में आने से पहले किसी को भी शीर्ष खेल सितारे या लोकप्रिय मूर्तियां उस पद पर बैठी हुई मिली होंगी। ये सही है। ये वह उम्र थी जहां एक हंटर को एक सेलिब्रिटी की तुलना में अधिक ध्यान और प्रशंसा प्राप्त होती थी। अब जिनवू भी अपवाद नहीं होगा। एकमात्र व्यक्ति जो आजकल हंटर्स को पसंद नहीं करता था, वह संभवतः विभिन्न बीमा कंपनियों के कर्मचारी थे। इन सब के अलावा बैंक से भागने के बाद ही उसे खाते में रकम की पुष्टि हुई और उसके बाद उसकी आंखें सचमुच चौड़ी हो गईं। 1.48 अरब। 9 छापों में भाग लेने के बाद उसने जो धन कमाया वह लगभग 1.5 बिलियन वॉन था। मतलब प्रत्येक रैंकसी कालकोठरी से उसे लगभग 160 मिलियन वॉन प्राप्त हुए। जिस कालकोठरी पर उसने हवांग डोंग सियोक एंड कंपनी के साथ छापा मारा था, वहां से उसे लगभग 180 मिलियन मिले थे। इसलिए रैंकसी गेट पर उसे मिलने वाली औसत राशि प्रत्येक छापे में 150 से 200 मिलियन के बीच थी। हाँ, इसीलिए वह बैंक टेलर इतना हैरान था, है ना?